Welcome to Vivaswan Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT, and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन में। देखिए, आज फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर है, तो हमने पूरे बायोलॉजी को कंप्लीट कर लिया है। बहुत डिटेल में सभी थियरीज़ को किया है, सभी थियरी को मैंने करवाया, फिर मैंने उसमें पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करवाया। तो इस तरह से बायोलॉजी के पूरे प्लेलिस्ट को बना के हमने अपलोड कर रखा है, हमारी टीम ने अपलोड कर रखा है इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। तो आप लोगों ने अगर अभी तक बायोलॉजी के लेक्चर्स को नहीं देखा है तो जा करके पहले बायोलॉजी के सभी लेक्चर्स को ज़रूर देखिए और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को भी ज़रूर कंप्लीट कर लीजिए। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स को भी बिल्कुल उसी तरह से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से ऑपरेट करेंगे, उसी तरह से चलाएंगे जैसे कि हमने बायोलॉजी को कंप्लीट किया। और फिजिक्स को मैं और डिटेल में करवाऊंगा और अच्छे से करवाऊंगा। अगर आपने अभी तक फिजिक्स को नहीं पढ़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पे फिजिक्स के सभी लेक्चर्स अपलोड होने जा रहे हैं। और अगर आपने फिजिक्स के सभी लेक्चर्स को एक बार देख लिया, अच्छे से समझ लिया, तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको फिर किसी और यूट्यूब चैनल में भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। आप फिजिक्स को एक अच्छे लेवल पर तैयार कर चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ हम डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है लाइट। देखिए, लाइट तो वैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में लेट पढ़ाया जाता है, मगर मैंने पहले लाइट को क्यों पिक किया, क्योंकि लाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आपको फिजिक्स के कुछ बेसिक्स बातें पता नहीं भी है तो भी आप लाइट को कर ले जाओगे, क्योंकि बाकी चीज़ों से लाइट का बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं रहता है। तो लाइट आप आसानी से कर ले जाओगे, इसलिए मैंने लाइट को पहले पिक किया, पहला रीज़न। और दूसरा रीज़न कि लाइट से बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। तो अगर आपका लाइट चैप्टर क्लियर है तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि आपका फिजिक्स में अच्छा स्कोर होने वाला है। तो लाइट में मेनली दो फिनोमिनन को आज पढ़ेंगे, एक का नाम है रिफ्लेक्शन, दूसरा का नाम है रिफ्रैक्शन। वैसे हम लोग कंप्लीटली लाइट को पढ़ेंगे, मगर स्टार्टिंग आज दो फिनोमिनन से हम लोग करते हैं। तो अगर आपने अभी तक विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले आते हैं किसमें, लाइट में। लाइट में क्या बोला गया है, देखिए, लाइट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना चाहें तो विदाउट लाइट वी कांट सी एनी ऑब्जेक्ट। और लाइट क्या है, तो लाइट एक एनर्जी है। लाइट इज़ नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को कब देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर एक टॉय रखा हुआ है, तो इस चाइल्ड को ये खिलौना तभी दिखेगा जबकि लाइट आ करके स्ट्राइक करे उस टॉय पे और वहाँ से फिर उसके आंखों पे जाए। तो अगर लाइट इस पे नहीं गिरती तो हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो क्या बोला गया है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट एंड व्हेन द रिफ्लेक्टेड लाइट रीच टू आवर आई देन वी सी द ऑब्जेक्ट। और जब हम उस रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे आंखों पे आके गिरती है तभी हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, अदरवाइज हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। तो ये समझने वाली बात है कि मान लीजिए एक अंधेरे रूम में बहुत कोई लोग बैठे हुए, तो भले ही आपकी आंखें खुली हो फिर भी आप उस इंसान को नहीं देख पाओगे जब तक कि आप उस कमरे में लाइट नहीं जलाते हो। तो लाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो हम आंखों से ज़रूर देखते हैं, मगर हम सही स्टेटमेंट क्या होगा, हम लाइट की मदद से आंखों से देखते हैं, ये सही स्टेटमेंट होगा। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ऐसा नहीं हो सकता कि घूम के आकर के आपके आंखों पे आ जाए, लाइट कभी भी घूमती नहीं है, लाइट बैंड कभी नहीं होती है। ठीक है, द कॉमन फिनोमेना ऑफ लाइट आर द फॉर्मेशन ऑफ शैडो। जो कॉमन फिनोमेना क्या है लाइट का, कि लाइट से शैडो बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर, अगर लाइट ही है उसी वजह से हम इमेज देख पाते हैं मिरर में, लेंसेज से देख पाते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये सभी किसके फिनोमेनन्स है, ये सभी लाइट के फिनोमेनन्स है। और हम पूरे चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। चलिए अब मैं आपको क्या करता हूँ, लाइट के कुछ बेसिक फिनोमेनन से सबसे पहले हम लोग आज डिस्कशन हमारा स्टार्ट करेंगे, जो कि है हमारा फर्स्ट डिस्कशन है आज रिफ्लेक्शन से। तो आज हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे हमारा रिफ्लेक्शन से। देखिए, रिफ्लेक्शन में क्या है, रिफ्लेक्शन में होता क्या है, अगर लाइट किसी एक सरफेस से टकरा के, मान लीजिए कोई एक सरफेस है, ये कोई मिरर है, और इस सरफेस से अगर लाइट टकरा के वापस उसी मीडियम में
चले जाए। मान लीजिए एक मीडियम 1 है, मीडियम 1 है, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, मीडियम 1 बोल रहा हूँ। मान लीजिए इस सरफेस पे आके लाइट ऐसे गिरती है और गिरने के बाद लाइट इस तरफ नहीं आए, इधर लाइट ना आए, और बल्कि इस तरफ ना आकर के उसी मीडियम में दोबारा चले जाए, इसी मीडियम में दोबारा चले जाए, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स है जो कि इंपॉर्टेंट होता है, और लाइट चैप्टर में मैं उन टर्म्स को आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये जो रे इस सरफेस पे आके गिरी, इस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंस रे या इंसिडेंट रे बोल सकते हैं। जो रे वापस चली गई इसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। ठीक है, तो इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए ये जो सीधा जो एक लकीर आपको दिख रहा है, इसे हम नाम देते हैं नॉर्मल का, नॉर्मल। अब नॉर्मल और इंसिडेंस रे के बीच एक एंगल बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं आई। आई का मतलब क्या है यहाँ पर, एंगल आई का मतलब क्या है यहाँ पर, एंगल आई का मतलब है इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल। और ये जो आपको एंगल बनता दिख रहा है रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच, इसे हम नाम देते हैं आर। तो एंगल आर का मतलब यहाँ पर क्या है, तो एंगल आर का यहाँ पर मतलब है रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये कुछ टर्म्स मैंने आपको जो बेसिक टर्म्स है वो बताया कि क्या होता है नॉर्मल, क्या होता है इंसिडेंस रे, क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे, क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंस एंगल। ये मीडियम 1 में अगर चला जाए तो रिफ्लेक्शन के बेसिक बात को मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है जिसे हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर वही बातें लिखी हुई है जो कि मैंने आपको अभी भी समझाया। क्या बोला गया, देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल को, यहाँ एक नॉर्मल है, ये एक लाइट है, तो इस एंगल को क्या बोला हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ से लाइट टकरा के वापस चली गई, तो ये जो यहाँ पर एंगल बनाती है लाइट नॉर्मल के साथ, इसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर लाइट सीधे चल के पानी के अंदर चले जाए, वापस घूम के उसी मीडियम में ना जाए, इस तरफ ना जा करके पानी के अंदर चले आए, तो एक मीडियम से, ये मीडियम 1 है, मान लीजिए ये क्या है, ये मीडियम 1 है, और ये क्या है, तो ये मीडियम 2 है, तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करके चला जाना, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। याद रखिएगा, नेम में थोड़ी सी डिफरेंसेस है, तो एक है रिफ्लेक्शन और एक क्या है, रिफ्रैक्शन। तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा रिफ्रैक्शन। तो इन बातों का आप ध्यान में रखिएगा। ये रेनबो है और ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए हाईली पॉलिश सरफेस लाइक मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट सेंड बैक टू द सेम मीडियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि लाइट एक बहुत ही पॉलिश सरफेस में अगर आके स्ट्राइक करे तो मोस्ट ऑफ द लाइट उसी मीडियम में वापस घूम के चली जाएगी, और इस फेनोमेनन को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो ये एक लॉ को फॉलो करके, एक लॉ को मान के होती है, तो उस लॉ को, जिस लॉ को मान के लाइट रिफ्लेक्ट होती है, उस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोला गया है, मैंने आपको इन सभी टर्म्स को पहले ही समझा दिया, तो आपको दिक्कतें नहीं होंगी आप समझने में। बोला गया है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब क्या, कि ये नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो एंगल था आई, और नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल था आर, ये दोनों इक्वल होंगे। दैट इज एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ये फर्स्ट लॉ है। तो फर्स्ट लॉ याद रखिएगा हमेशा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरी बात, द इंसिडेंस रे, ठीक है, आने वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, जाने वाली रे, एंड द नॉर्मल, और ये नॉर्मल, ये तीनों, इन तीनों के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। बिल्कुल सही बात है। इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल टू द मिरर, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये सभी कहाँ लाई करेंगे, एक सेम सरफेस पे या सेम प्लेन पे लाई करेंगे। तो ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस है। ठीक है, अब इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से जो इमेज बनते हैं वो कैसे होते हैं। पहले अगर मैं आपको बताऊं तो मिरर कितने टाइप के होते हैं, पहले ये समझाता हूँ आपको मैं। मिरर में हम लोग चले आए तो मैं आपको पहले ये समझाता हूँ। यहाँ पर
अच्छे से कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर डिटेल समझाता हूँ, मिरर को लेके हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए मिरर जो होते हैं बेसिकली मिरर दो टाइप के होते हैं। बेसिकली मिरर कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली मिरर दो टाइप के होते हैं। बेसिकली मिरर कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली मिरर दो टाइप के होते हैं। एक है प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। तो एक हमारा क्या है? प्लेन मिरर। दूसरा हमारा क्या है? स्फेरिकल मिरर। तो एक है हमारा प्लेन मिरर और दूसरा हमारा क्या है? स्फेरिकल मिरर। अब देखिए ये जो प्लेन मिरर है या जो स्फेरिकल मिरर है, इसके अंदर और दो टाइप क्या क्या होते हैं? बेसिक दो टाइप। एक होता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अगर मैं प्लेन मिरर की बातें करूं तो प्लेन मिरर देखने में कुछ ऐसा होगा। ये एक मिरर है, इस सरफेस को जो मैं डैश कर रहा हूँ, डैश डैश दे रहा हूँ, इसको बोलेंगे पॉलिश सरफेस, और ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इधर वाला सरफेस क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इसका ऑपोजिट वाला सरफेस क्या कहलाएगा? पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश सरफेस। और अगर मैं कॉनकेव मिरर की बातें करूं तो केव का मतलब होता है गुफा, और गुफा होता है अंदर की तरफ। तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होगा उसको कहेंगे इस कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जिसका, अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होगा, बल्ज पार्ट होगा, और पॉलिश सरफेस होगा अंदर की तरफ, उसको कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको मिरर कितने टाइप्स के होते हैं वो समझ में आ चुका होगा। तो अभी मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूँ, अभी हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर को, फिर हम चले आएंगे रिफ्लेक्टिंग और स्फेरिकल मिरर के ऊपर। तो चलिए प्लेन मिरर को डिस्कस करते हैं। क्या है प्लेन मिरर? ये देखिए क्या बोला गया है, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर को भी मैं पहले आपको एक ब्लैंक स्लाइड में समझा देता हूँ तो आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। देखिए इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर को, मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, ये जो है आपको ये एक क्या दिख रहा है? तो ये एक प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ ये बात कि यहाँ से मान लीजिए मिरर से x सेंटीमीटर की दूरी पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लीजिए ये एक एरो रखा हुआ है, एक तीर, एक एरो रखा हुआ है, ठीक है, एक एरो रखा हुआ है, और आप भी ठीक एरो के पास ही खड़े हैं। आप एरो को देखना चाहते हो, तो ये है आपकी आंखें, और आप क्या करना चाहते हो? आप एरो को देखना चाहते हो। तो पहले एरो से एक लाइट सीधी ट्रेवल करते हुए आगे की ओर जाएगी, एरो से एक लाइट सीधी ट्रेवल करते हुए आगे की ओर जाएगी, और उससे रिफ्लेक्ट होकर आपके आंखों पे आएगी। फिर एरो के निचले पार्ट से एक लाइट ट्रेवल करते हुए नीचे की ओर जाएगी, और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों पे आएगी। और इस लाइट को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो आप पाओगे कि आपको जो एरो है वो कहाँ दिख रहा है? तो आपको जो एरो है वो मिरर के अंदर दिख रहा है। और यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि मिरर से जितने दूरी पे उस ऑब्जेक्ट को, उस एरो को रखा गया था, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया था, तो मिरर से ठीक 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ही वो इमेज आपको दिखेगी। मतलब अगर मैं बोलूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसे यू से डिनोट करते हैं, वो अगर 10 सेंटीमीटर है, तो इमेज डिस्टेंस जिसे हम वी से डिनोट करते हैं वो -10 सेंटीमीटर होगा। माइनस का मतलब सिर्फ साइड को लेकर के है कि लेफ्ट वाले को मैंने प्लस ले लिया, तो या मैं ऐसे करता हूँ, लेफ्ट वाले को मैं माइनस ले लेता हूँ और राइट वाले को मैं प्लस ले लेता हूँ। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे बैठा हुआ है तो इमेज भी हमें वहीं पर दिखेगी। और अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है, ध्यान से देखिए, इन बातों को समझ लीजिए, अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का सर भी ऊपर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इमेज आपको नीचा दिखे। तो यहाँ पर हम क्या समझ सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट 5 सेंटीमीटर है तो ये आपको 5 सेंटीमीटर की ही दिखेगी। तो इन बातों को समझा दिया मैंने आपको, प्लेन एक मिरर से कैसा इमेज बनता है वाइट पेज में। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए क्या लिखा गया है यहाँ पर, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर, द इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि अगर ऑब्जेक्ट का सर ऊपर है तो इमेज का सर भी ऊपर ही होगा।
तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। ठीक है, द इमेज इज द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैंने अभी भी कहा आपको, मैंने कुछ पॉइंट्स कहे, उसमें से एक पॉइंट ये भी कहा कि अगर इमेज की लंबाई जितनी है उतनी ही मिरर के अगर ऑब्जेक्ट की जितनी लंबाई है मिरर के अंदर वाली इमेज की लंबाई भी उतनी ही होगी, तो सेम साइज की इमेज बनेगी। द इमेज इज द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज। मैंने भी ये बात भी मैंने अभी भी करी कि जितने दूरी पर ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही डिस्टेंस, उतनी ही दूरी पर इमेज भी बनेगी और इनके डिस्टेंस सेम होंगे। मैंने 10 सेंटीमीटर वाले एग्जाम्पल से समझाया इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट्स को मैंने आपको क्लियर करवाया। और जो इमेज जो होगा वो कैसा होगा, वर्चुअल, मतलब इसको हम लोग एक स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड। मतलब इन्वर्टेड क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा एक ये ड्रॉ कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इन्वर्टेड से ये क्या समझाना चाहते हैं। मतलब उल्टा होगा, जैसे कि आप जब खुद के इमेज को देखते हो मिरर में, आईने में, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो मिरर के अंदर राइट हैंड होता है, और मिरर का जो राइट हैंड होता है वो आपका लेफ्ट हैंड होता है। मतलब मैंने यहाँ पर ध्यान से देखिए एक एरो को, ब्लैक एरो को यहाँ पर बढ़ा दिया, तो मैंने लेफ्ट साइड बढ़ाया तो मुझे वो मिरर के अंदर राइट साइड में बढ़ा हुआ दिखा। मतलब जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा, तो ये चेंजेस होती है। चलिए, द इमेज इज़ लिटरली इन्वर्टेड, ये हो गया। और इन डायग्राम्स को आपको मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, बड़े आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब स्फेरिकल मिरर की बातें करेंगे। प्लेन मिरर हमारा खत्म हो चुका है। क्या है स्फेरिकल मिरर? देखिए, स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। इस स्फेरिकल मिरर आर ऑफ 2 टाइप विच इज कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। बिल्कुल सही, देखिए स्फेरिकल मिरर एक होलो स्फीयर का पार्ट है, एक क्या है, होलो स्फीयर का पार्ट है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे। और इसके 2 पार्ट्स है, 2 टाइप है, एक कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है। कॉनकेव मिरर क्या है? देखिए, कॉनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड। मैंने क्या बोला? कॉनकेव मिरर वो मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये वाला, ये अंदर की तरफ कर्व है, ये क्या है, कर्व इनवर्ड है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कॉनकेव मिरर बोलेंगे। ठीक है, ray of light parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror meet at a point or converge on the principal axis। मतलब क्या? अगर मैं आपको अच्छे से समझा दूं, पहले इन बातों को आप ब्लैंक स्लाइड में अच्छे से समझिए, फिर आपको मैं वहाँ पर भी समझा देता हूँ कि क्या है। देखिए, ये एक मिरर है और मिरर के बीचों बीच मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल और इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर यहाँ से मैं बहुत सारे रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट, इंसिडेंस करवाऊँ मिरर के ऊपर, तो ये सभी रे रिफ्लेक्ट करने के बाद बैंड होकर के एक पॉइंट पे आके मीट करेगी, और ये पॉइंट पे इन रे को इस मिरर ने क्या कर दिया? कन्वर्ज कर दिया। इसलिए इस मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और जिस पॉइंट पे इसने कन्वर्ज किया उसको हम बोलते हैं फोकस, उस पॉइंट को कहते हैं फोकस। इन बातों को मैं क्लियर करवाऊंगा। पहले आप इतना समझिए कि जब कॉनकेव मिरर के ऊपर पैरेलल रे ऑफ लाइट आकर के इंसिडेंस करती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सभी लाइट रेज एक पॉइंट पे जाकर के मीट करती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो इस कन्वर्जिंग कर पाने के कैपेबिलिटी की वजह से कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी बोला गया। सेम एज अगर हम बातें करें कॉन्वेक्स मिरर की, तो ये रहा कॉन्वेक्स मिरर का प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा उसका पोल। अगर इस पर भी हम लाइट इंसिडेंस करवाए, जो कि कौन सा लाइट है? इंसिडेंस रे, तो ये क्या करेंगी? उसे डाइवर्ज कर देंगी, ये मिरर उसे डाइवर्ज कर देगा, और डाइवर्ज होने के बाद ये कहीं मिलेगा नहीं। तो हम अगर इस लाइन को सीधा ड्रॉ करें इस तरह से, तो मिरर के उस पार हमें ये मिलता हुआ प्रतीत होगा। मेनली ये एक्चुअली नहीं मिला, हमें मिलता हुआ लग रहा है, मतलब ये वर्चुअल है। तो एक्चुअली में इस मिरर ने क्या किया? इस मिरर ने लाइट रेज को डाइवर्ज कर दिया और लाइट रेज डाइवर्ज हो गई। तो इस प्रॉपर्टी की वजह से कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। चलिए, अब डिस्कस करते हैं क्या बोला गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने इस बात को आपको समझा दिया कि क्या समझाया मैंने आपको कि रिफ्लेक्टिंग ऑफ कॉनकेव मिरर मीट एट अ पॉइंट, वो सभी रेज कहाँ? एक पॉइंट पे आकर के मिल जाएगी, इसलिए कन्वर्ज हो जाएगी, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर क्या बोला गया है? ये भी एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है? कर्व इनवर्ड है। कर्व इनवर्ड नहीं होगा, कर्व आउटवर्ड होगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, ये प्रिंट ठीक से नहीं हो पाया है। ये क्या होगा? ये कर्व आउटवर्ड हो जाएगा।
तो मैं ज़रा इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये कर्व आउटवर्ड होगा, ये रहा कर्व आउटवर्ड। तो ये कर्व इनवर्ड नहीं, कर्व आउटवर्ड या बल्ज आउटवर्ड होता है। कर्व आउटवर्ड ये कोई सही टर्म नहीं है, तो मैं इसे क्या कह सकता हूँ, बल्ज आउटवर्ड कह सकता हूँ। तो कर्व आउटवर्ड, ठीक है, चलिए मैंने इसे ठीक कर दिया। तो कर्व आउटवर्ड है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर गेट डाइवर्ज। ये मैंने आपको अभी भी कहा कि ये डाइवर्ज हो जाएंगे एंड अपेयर टू कम फ्रॉम द पॉइंट बिहाइंड द मिरर। और ये हमें लगेगा कि ये बिहाइंड द मिरर किसी पॉइंट से आ रही है, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो सीधे सीधे आती है ना, इसलिए हमें लगेगा कि ये बिहाइंड द मिरर किसी पॉइंट से आ रही है। देखिए यहाँ पर ये मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया कि ये लगेगा आपको कि यहाँ से ये रेज निकल के आ रही है। तो ऐसे मिरर को हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। तो दोनों मिरर के कॉन्सेप्ट्स को मैंने क्लियर करवा दिया, ब्लैंक स्लाइड में करवाया और जो ऑलरेडी पीपीटी थे उनसे भी मैंने क्लियर करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हों। तो अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और प्लेलिस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि एक एक चैप्टर के सभी कॉन्सेप्ट को मैं इसी तरह से क्लियर करवाऊंगा। अगर आपने एक बार टाइम दे करके सभी कॉन्सेप्ट को देख लिया तो मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको फिर कभी लाइट चैप्टर या फिजिक्स से किसी भी चैप्टर्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप मुझसे ऑनलाइन में कोचिंग लेना चाहते हो, हमारे टीम के साथ जुड़ना चाहते हो, विवासवान एजुकेशनल फाउंडेशन के ऑफलाइन सेंटर में आकर के पढ़ना चाहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और हमारे टीम से कांटेक्ट कीजिए और जुड़ जाइए हमसे ऑफलाइन में। चलिए अब लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। क्या है लेक्चर में, क्या बोला गया है नेक्स्ट। अब कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको मैं समझाता हूँ आपको। पहले मैं फिर से इसे ब्लैंक स्लाइड में समझाऊंगा, फिर हम लोग ये ऑलरेडी रिटन पीपीटीज में भी आएंगे। तो ब्लैंक स्लाइड तो कुछ खास तो है नहीं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ब्लैंक स्लाइड यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। मुझे एक सेकंड का टाइम दीजिए। चलिए, तो ये ब्लैक स्लाइड में मैं आपको लेके आ चुका हूँ। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे किससे रिलेटेड, तो कर्व मिरर से रिलेटेड। तो मैं हेडिंग देता हूँ इंपॉर्टेंट टर्म्स। इंपॉर्टेंट टर्म्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें से कुछ टर्म्स है जो मैं आपको समझाऊंगा और आप वहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं होगी इसे समझने में। देखिए, सबसे पहला है पोल। पोल क्या होता है, मान लीजिए एक स्फेरिकल मिरर है। कौन सा मिरर मैं बना रहा हूँ ये, तो ये आप कहेंगे सर ये कॉनकेव मिरर है। और मगर मैं आपसे कहूँ कि ये कौन सा मिरर है, तो आप कहेंगे ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो जो सेंट्रल पार्ट है मिरर का उसे हम कहेंगे पोल। तो ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पोल, इसे हम कहेंगे पोल। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा टर्म जो कि ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है, जो कि हमारा है रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर कर देता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो स्फेरिकल मिरर है इट इज़ अ पार्ट ऑफ ए होलो स्फीयर। तो मान लीजिए एक होलो स्फीयर है। अब होलो स्फीयर के इस छोटे से पार्ट को, होलो स्फीयर के इस छोटे से पार्ट को मैं अगर काटूँ यहाँ से, ये यहाँ से काट दिया मैंने, और मैं इसे एज अ मिरर कंसिडर कर लेता हूँ। अब मैं इसे क्या करता हूँ, एज अ मिरर कंसिडर कर लेता हूँ। तो ये कैसा मिरर हमें दिखा, तो ये हमें एक कॉनकेव मिरर दिखा। अब इस स्फीयर का एक सेंटर होगा, स्फीयर का क्या होगा, एक सेंटर होगा। अब इस पूरे सिस्टम को मैं क्या करता हूँ, बाहर बना लेता हूँ। अब इस पूरे सिस्टम को मैं क्या करता हूँ, बाहर बना लेता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे बाहर बना लेता हूँ। तो इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या कर लिया, बाहर बना लिया। देखिए आप, तो जो स्फीयर का सेंटर है, ये तो स्फीयर का क्या है, सेंटर है, तो उसी को हम मिरर के केस में एक इमेजिनरी सेंटर इमेजिंग कर सकते हैं। और मिरर के केस में इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो इसे हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक और टर्म जो कि इंपॉर्टेंट टर्म है जिसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसी डायग्राम से मैं आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर भी समझा दूंगा। रेडियस
ऑफ कर्वेचर। क्या होता है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर? देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अगर मैं इस सेंटर की इस स्फेयर की बातें करूँ तो इस स्फेयर में देखिए ये इसका एक रेडियस बन गया, ये स्फेयर का क्या हो गया? रेडियस। तो जो रेडियस है स्फेयर का उसे अगर मैं इमेजिन करूँ तो वो पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है, पोल से लेकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन, ऐसा बोल सकता हूँ मैं इसको बना के, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये टर्म मैंने आपको कुछ समझा है। अब मैं आपको समझाऊंगा एक और टर्म जिसका नाम है एपर्चर। तो क्या होता है एपर्चर, ये समझिए। एपर्चर, आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि ये एक मिरर है, दो मिरर मैंने बनाया, दो टाइप के मैं मिरर को बनाया। अच्छा देखिए, दो टाइप के मैंने मिरर को क्या क्या बनाया। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस मिरर में एक का नाम मैंने दिया ए और दूसरे का नाम मैंने दिया बी, दूसरे का नाम मैंने दिया बी, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे एपर्चर। इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे? हम एपर्चर कहेंगे। तो ये जो डिस्टेंस इसको हम क्या कहते हैं? इसको, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? एपर्चर। अब मैं आपसे अगर कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा मिरर बनाता हूँ तो अब बताइए आप कि किसकी एपर्चर ज़्यादा है? तो आप कहेंगे सर मिरर ए की एपर्चर ज़्यादा है। तो ये हो गया मिरर बी। तो अपर्चर क्या हो गया? आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। तो हमने कितने टर्म्स को समझा? हमने समझा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एपर्चर। अब मैं आपको समझाऊंगा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? चलिए, प्रिंसिपल एक्सिस फिफ्थ टर्म जो कि क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। तो फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है प्रिंसिपल एक्सिस? देखिए मान लीजिए एक मिरर है। कौन सा मिरर है? तो कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कई बार देख चुके हैं। तो ये प्रिंसिपल ये कॉनकेव मिरर है। अब मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम कहते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो ये सिंपली हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अब एक और नेक्स्ट टर्म है, 6 नंबर टर्म, जो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? देखिए प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये मान लीजिए हमारा जाना माना मिरर, जो कि बार बार मैं इसे ही ड्रॉ करता हूँ। ये क्या है? कॉनकेव मिरर। अब मैं यहाँ एक ड्रॉ करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल, सही से ड्रॉ हो जाए ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या करता हूँ? इस पर कुछ लाइट के रेज को डालता हूँ। तो जब मैंने इस पर पैरेलल लाइट रे डाला, किसके साथ पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। तो ऑलरेडी मैंने आपको रखा है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट अ पॉइंट। ये लोग कहाँ मीट करेंगे? एक पॉइंट पे, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे मीट करेंगे। और इस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? इस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। तो इस पॉइंट को बोला जाता है प्रिंसिपल फोकस। अब मैं क्या करता हूँ? मैं आपको एक और टर्म समझाता हूँ इसी में, जो कि है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, मैं आपको एक और टर्म समझाता हूँ जो कि है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ क्या होता है? देखिए ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट था फोकस, और ये एक पॉइंट था पोल। अब पोल से फोकस की जो दूरी है, पोल से फोकस की जो दूरी है, ये दूरी पोल से फोकस, इसको कहा जाता है फोकल लेंथ। तो आपको अब कभी प्रॉब्लम नहीं होगा प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ में डिफ्रेंशिएट करने में। आप आसानी से समझ पाओगे कि प्रिंसिपल फोकस इज ए पॉइंट, ऑन द अदर हैंड फोकल लेंथ इज ए लाइन और इज ए डिस्टेंस। तो आप आसानी से समझ चुके हैं।
चलिए अब चलते हैं हमारे पीपीटी में और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है और हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो हमने यहाँ पर काफ़ी पॉइंट्स को डिस्कस कर रखा है। अब आपको वहाँ पर चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो आ चुके हैं हम हमारे पीपीटी में, जिसमें सबसे पहला टर्म है हमारा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहला टर्म है क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। ये मैंने पहले बता दिया। ये क्या है, ये उस स्फीयर का सेंटर है जिसका मिरर पार्ट था। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये क्या है, इज द रेडियस ऑफ स्फीयर ऑफ विच मिरर इज ए पार्ट। और हम लोग ये कह सकते हैं कि ये उस स्फीयर का रेडियस है जिसका मिरर पार्ट था, या फिर इसे एक और लैंग्वेज में, एक और हिसाब से इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है पोल। पोल क्या है, इट इज़ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मतलब सेंट्रल पॉइंट या फिर स्फेरिकल मिरर के बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए जो पास करेगा सेंटर ऑफ द कर्वेचर से पोल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को जो क्रॉस कर जाए उस स्ट्रेट लाइन को हम क्या कहते हैं, उस स्ट्रेट लाइन को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल फोकस क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है इन ए कॉन्केव मिरर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग मीट एट ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। क्या बोला मैंने, जो बोला यहाँ पर भी वही बोला गया है कि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किसी लाइट को एक मिरर पे इंसिडेंस करोगे तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पॉइंट पे मीट कर जाएगा और उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ये सच में तो नहीं मिलता है, ये हमारा मिलता हुआ हमें अपेयर होता है, अपेयर टू कम, इसलिए उस पॉइंट को हम लोग इमेजिनरी फोकस भी बोल सकते हैं। ठीक है। और फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस, इसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। और अगर आप कहो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिश्ता है, तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 60 सेंटीमीटर का है तो जो फोकल लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर का होगा। कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर को। ये रही वो सभी बातें जो हमने अभी भी करा। तो ये है प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि जो भी इंसिडेंस रे है और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, ये सभी आफ्टर रिफ्लेक्शन आकर के एक पॉइंट पे मीट करती है। इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। और पोल से फोकस की इस दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ। पोल से फोकस की इस दूरी को हम कहते हैं फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से डिनोट किया जाता है, पोल को पी से, प्रिंसिपल फोकस को एफ से, फोकल लेंथ को पी एफ से, प्रिंसिपल एक्सिस को एक्स वाई से और सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी पी से, जो यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए एक्स से वाई तक प्रिंसिपल एक्सिस, सी से पी तक सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, पी पोल, एफ फोकस, एफ पी फोकल लेंथ। इन सभी टर्म्स को मैंने आपको क्लियर करवा दिया। ठीक है। चलिए अब बोला गया है रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। अब कैसे रिफ्लेक्शंस होते हैं, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए क्या क्या यहाँ पर बोला गया है। इन ए कॉन्केव मिरर ए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिंग थ्रू ए फोकस। मगर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि अगर स्फेरिकल मिरर में कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा करके इंसिडेंस करती है मिरर के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से हो के गुजरेगी, फोकस को काटते हुए गुजरेगी। सेम एज इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इफ ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंस ऑन द सर्फेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये डाइवर्ज हो जाएगी, मगर हमें ये ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि अगर ये कहाँ से आ रही है, दूसरे तरफ फोकस से होते हुए आ रही है। मतलब मोटा मोटा अगर आप एक लाइन में इस बात को समझना चाहो कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट डायरेक्टली आकर के इंसिडेंस करती है, कहाँ पर, डायरेक्टली आकर के इंसिडेंस करती है मिरर पे, और वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, तो वो फोकस से होकर गुजरेगी। बस इतना समझिए कि पैरेलल लाइट फोकस से होकर गुजरती है। और कॉन्वेक्स मिरर का भी मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया कि डाइवर्ज हो जाती है कैसे। नेक्स्ट टर्म क्या बोला गया है, इन कॉन्केव मिरर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और इन कॉन्वेक्स मिरर ए रे ऑफ लाइट डायरेक्टली टुवर्ड द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब क्या, देखिए कि अगर आप किसी लाइट को फोकस से हो करके, फोकस से होते हुए गुजारते हो और उसको इंसिडेंस करवाते हो कहाँ पर, मिरर के ऊपर, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद सीधी बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लौट जाएगी। और इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर आप उसे ऐसे इंसिडेंस करवाओ कि उस पार वो फोकस को टारगेट करे,
तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऐसे आकर के ऐसे लौट के चली जाएगी, इस तरह से लौट के चली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? चलिए, तो दो बातें हमने समझा। पहला कि जो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, और जो रे ऑफ लाइट फोकस से होकर आती है वो पैरेलल चली जाती है। तो दो बातों को हमने यहाँ पर समझा, दो बातों को डिकोड किया। अब इन टर्म्स को लेकर के, इन 3 या 4 टर्म्स को लेकर के ही हम लोग रे डायग्राम को बनाएंगे। तो ये तीनों चारों टर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। अगर कहीं पर दिक्कतें हो तो आप इस एक वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देख लीजिए, मगर इन टर्म्स को ध्यान से जरूर समझिए। अब आता है तीसरा टर्म, इन ए कॉन्केव मिरर ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम डायरेक्शन। मतलब कि अगर आप रे ऑफ लाइट को उसी डायरेक्शन में मारते हो, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो ये सीधे जा कर के मिरर से टकरा के उसी डायरेक्शन में फिर वापस चली आएगी। बिल्कुल भी थोड़ा सा भी इसमें चेंजेस आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो इसको भी हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। तो 3 टर्म को हमने समझ लिया। चौथा टर्म कि अगर कोई रे ऑफ लाइट जाकर के पोल पे धक्का मारती है, बिल्कुल जाकर पोल पे स्टैक करती है, तो जिस एंगल पे वो इंसिडेंस हुई थी उसी एंगल पे वो लौट के चली जाएगी, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आर हमेशा कह सकते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ से प्रूफ होता है। तो अभी तक हमने 4 बातों को पढ़ा। क्या क्या बोला मैंने, उन बातों को मैं दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि अगर कोई लाइट आ करके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के ऊपर स्टैक करती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई लाइट फोकस से होकर आती है तो वो पैरेलल चली जाएगी। तीसरी बात कि अगर कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जिस तरह से आती है उसी तरह से उसी रास्ते से बिल्कुल चली जाएगी, 0.1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं आएगा। और चौथी बात कि अगर कोई आकर के डायरेक्ट पोल पे स्टैक करती है तो उसने प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया था, ये एंगल, वही एंगल पे वो लौट जाएगी और उसका नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इन 4 टर्म्स को हाथ में रखते हुए, दिमाग में रखते हुए हम अब क्या बनाएंगे, इमेज बनाएंगे। तो इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। तो इमेज इन 4 बातों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं। तो इमेज जब बनाएंगे हम, तो हम इन 3 बातों को हमेशा याद रखेंगे। एक, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इमेज कहाँ थी, और नेचर ऑफ इमेज को भी हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम दूर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बहुत दूर। तो ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। देखिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी रखा गया। तो इन्फिनिटी से जब कोई लाइट चल के आएगी तो वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली लाइट्स टकरा करके फोकस पे आके मीट करेगी। तो ये कहाँ मीट करती है, ये आकर के फोकस पे मीट करती है। तो जहाँ पर हमेशा याद रखिए, इमेज बनाने के लिए 2 लाइट, 2 रे चाहिए। तो ये एक रे और ये दूसरा रे। तो कहाँ मीट करी, फोकस पे। तो इमेज, ऑब्जेक्ट कहाँ था, इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ बना, फोकस पे। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज होगा हाईली डिमिनिश, बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश। देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा, ऑब्जेक्ट का साइज देखिए आप, और इमेज का साइज देखिए कितना छोटा, इसलिए हाईली डिमिनिश इमेज। और रियल इमेज जो भी लेफ्ट में बना उसे हम रियल बोलेंगे, जो भी राइट में बनेगा उसे हम वर्चुअल बोलेंगे। तो रियल इमेज और इमेज उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड आगे के इमेजेस में आपको क्लियर हो जाएगा, अभी आप सिर्फ इन्वर्टेड समझ के रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मतलब इमेज पोजीशन नंबर 2, जिसमें से अब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ते बढ़ते, पहले इन्फिनिटी पे थी, अब ऑब्जेक्ट कहाँ चला आया, ऑब्जेक्ट चला आया बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको आप ऐसे बोल सकते हो, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फर्स्ट रे पैरेलल। तो क्या बोला है मैंने कि जो रे पैरेलल चल के आएगी वो फोकस से होके गुजर जाएगी। तो ये फोकस से होकर सीधी चली गई। और दूसरी रे दिया गया है कैसे, दूसरी रे दी गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से चल के आती है वो उसी रास्ते से बिल्कुल लौट जाती है। तो लौट के जाते टाइम इन दोनों रे का मिलन हुआ कहाँ पर, इस पॉइंट पे। और ये पॉइंट कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो जहाँ पर दोनों पॉइंट्स मिलेंगे वहाँ बनेगा इमेज। तो इमेज कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। तो इमेज इज फॉर्म बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और आप देखिए कि ऑब्जेक्ट का हाइट इतना है और इमेज का इतना, तो आप देख पा रहे हो कि हाँ ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा है, मतलब इमेज छोटा तो डिमिनिस्ड। और लेफ्ट साइड में बना, इसको हम लोग पर्दे पे ऑब्टेन कर पाएंगे तो रियल। और देखिए आप ऑब्जेक्ट का सर ऊपर,
और इमेज का सर नीचे, तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेड। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज डिस्टेंस अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अगर आपसे मैं नेचर ऑफ इमेज पूछूं तो आप कहेंगे हाईली डिमिनिश्ड, सही है, आप कहेंगे रियल, सही है, और आप कहेंगे इन्वर्टेड। तो इन 3 बातों को याद रखिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता बढ़ता कहाँ चला आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे चला आया, तो क्या होगा। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तो क्या होगा। तो फर्स्ट रे हमेशा याद रखिए, फर्स्ट रे इमेज बनाने के लिए पैरेलल, और जो रे पैरेलल आती है वो फोकस से होकर गुजर जाती है, तो वो फोकस से गुजर गई। दूसरी रे फोकस से, और हमने पढ़ा है कि जो रे फोकस से होकर गुजरेगी वो पैरेलल चली जाएगी। तो फर्स्ट रे पैरेलल और दूसरी रे फोकस से, तो ये दोनों रे मिलती है इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे बनता है इमेज। तो मतलब जहाँ पर था ऑब्जेक्ट वहीं पे बना इमेज। तो ऑब्जेक्ट था सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इमेज भी बना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। आप देखोगे इसका जितना हाइट है इसकी हाइट भी उतनी ही है, तो इट इज़ सेम साइज का ऑब्जेक्ट और सेम साइज का इमेज। रियल है, लेफ्ट साइड में है, इसे हम पर्दे पे ऑब्टेन कर पाएंगे, और इन्वर्टेड है क्योंकि इसका सर ऊपर इसका सर नीचे। तो सभी पॉइंट्स को मैंने आपको क्लियर करवा दिया, तो आपको अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी। अगर अभी तक आपको वीडियो सच में आपको लगा हो कि ये हेल्पफुल वीडियो है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर एक बार चेक कीजिए। चलिए अब चौथे इमेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब आप ही सोचिए कि इमेज अब कैसा बनेगा। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ऑब्जेक्ट कहीं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यहाँ कहीं आके बैठ जाएगा। तो उसी बातों को अब हम समझते हैं कि कहाँ आकर के ऑब्जेक्ट बैठेगा। तो ये देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, मतलब ऑब्जेक्ट अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच यहाँ आके बैठ गया। हमेशा याद रखिए, फर्स्ट रे पैरेलल, जो रे पैरेलल जाएगी वो फोकस से होकर गुजर जाएगी, और दूसरी रे फोकस से, तो वो रे पैरेलल चली जाएगी। तो वो रे जब पैरेलल जाती है तो इस पॉइंट पे जाकर के मिलती है, और इस पॉइंट पे उसका बनता है इमेज। अब आप देख पाओगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से हाइट ऑफ इमेज बड़ी है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इमेज कहाँ बना, इमेज बना बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, अब इमेज बड़ा बना तो इसको इनलार्ज बोलेंगे, लेफ्ट में बना तो रियल बोलेंगे, सर ऊपर और सर नीचे तो इन्वर्टेड बोलेंगे। 3 पॉइंट्स में बातों को क्लियर करना होगा, इनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड। तो आपको चौथा इमेज भी क्लियर है। चलिए 5वें इमेज पे हम लोग चलते हैं। जब ऑब्जेक्ट कहाँ चला आए, फोकस पे, तो ये रहा ऑब्जेक्ट फोकस पे चला आया। इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, इमेज बहुत दूर बनेगा, कहीं इन्फिनिटी भी बनेगा, और ये हाईली इनलार्ज, इन्फिनिटी भी बन रहा है, जैसे सन, मून, ये बहुत दूर है और बहुत बड़ा है। रियल बनेगा, कहीं बनेगा मगर रियल बनेगा, और इन्वर्टेड बनेगा, जहाँ भी बनेगा वहाँ उल्टा बनेगा। और लास्ट हमारा कॉनकेव मिरर का बनाया गया इमेज, जो कि है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में कहीं पे होगा तो क्या होगा। द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग सकता हो, मगर ये कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो अब इसे मैं थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे है तो फर्स्ट लाइट गया पैरेलल, तो पैरेलल आने वाली लाइट हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, तो ये फोकस से होकर गुजर गई। चलिए, इस पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरे लाइट को हमने ऐसे इंसिडेंस किया कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजर जाए, तो ये लाइट सीधे चली गई, तो ये तो कहीं मिलेगी नहीं, मगर हमें ये ऐसा प्रतीत होगा कि ये यहाँ से कहीं से आ रही है। तो अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमें यहाँ मिलती हुई दिखेगी, और ये कहीं ना कहीं हमारा इमेजिनरी है, वर्चुअल है। तो जो इमेज बनेगा वो भी वर्चुअल बनेगा, और इसे हम वाइट जो भी स्क्रीन है उस पर ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो जो अगर मैं आपको बोलूँ, देखिए ये ऑब्जेक्ट का साइज और ये इमेज का साइज में क्या डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि हाँ, नेचर ऑफ इमेज में इमेज जो वो इनलार्ज होगा, और राइट में है तो वर्चुअल होगा। और आप देखिए इसका सर ऊपर और इसका सर भी ऊपर, तो इसे हम क्या कहेंगे, इरेक्ट इमेज कहेंगे। और मिरर बना कहाँ, इमेज बना कहाँ, तो मिरर के पीछे बना, बिहाइंड द मिरर। तो अगर मैं आपसे बोलूँ ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ऑब्जेक्ट है बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर मैं आपसे बोलूँ मिरर कहाँ है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि इमेज कहाँ है, तो आप बोलेंगे बिहाइंड दी मिरर है। इमेज जो है वो कहाँ है, वो बिहाइंड दी मिरर है। और अब ऐसा ऑब्जेक्ट बना जो इनलार्ज बना, इनलार्ज पहले ही बना करते थे, ऐसी कोई बात नहीं, मगर पहली बार ऐसा ऑब्जेक्ट बना, इमेज बना जो वर्चुअल है, ये फर्स्ट टाइम हुआ। ये क्या हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। और इरेक्ट इमेज भी फर्स्ट टाइम बना। तो ये याद रखने वाली बातें हैं। हमने 6 इमेज को बना लिया, कहाँ से, हमने 6 इमेज को बना लिया हमारे कॉनकेव मिरर से। अब मैं क्या करता हूँ, इन 6 मिरर को
एक आपको कंक्लूड कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें याद रहेंगी। उसके बाद हम फिर 2 इमेज देखेंगे जो कि कॉन्वेक्स मिरर से बनता है। चलिए इसके लिए भी ब्लैंक स्लाइड पे चलते हैं। तो ये हम ब्लैंक स्लाइड पे आ चुके हैं और मैंने यहाँ पर एक कॉलम भी बना लिया है। अब मैं आपको यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सीरियल नंबर, यहाँ पर लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको मैं आपको कंक्लूड करूँगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको हम यू से डिनोट करते थे। यहाँ पर होगा इमेज डिस्टेंस, जिसे हम क्या करेंगे डिनोट, डिस्टेंस को वी से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर हमारा होगा नेचर ऑफ इमेज। तो इन बातों को आप समझिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, 1 2 3 4 5 और 6 इमेजेस हमने देखे थे। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ था, इन्फिनिटी पे था। तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना हमारा फोकस पे। और कैसे बना, कैसा बना, तो हाईली डिमिनिश्ड बना, हाईली डिमिनिश्ड बना, है ना, हाईली डिमिनिश्ड बना। ऑफ कोर्स रियल बना और कैसा बना, इन्वर्टेड बना। ठीक है। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट धीरे धीरे आगे की ओर चला गया और वो कहाँ आ गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में चला आया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तब इमेज धीरे धीरे पीछे की ओर जाना लगा और कहाँ चला गया वो, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तब भी कैसा बना, तब भी डिमिनिश्ड ही बना और रियल बना और इन्वर्टेड बना। हाईली नहीं बना मगर डिमिनिश्ड जरूर बना। अब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे चला आ चुका है कहाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इमेज भी कहाँ बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। और इस टाइम में जो साइज थी वो कैसी थी, वो सेम साइज के इमेजेस बने और रियल बना और इन्वर्टेड बना। तो यहाँ पर आपको सोचने वाली बात है कि कब इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होगी, जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा। तो यहाँ पर आपको ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, अब कहाँ आ गया ऑब्जेक्ट, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब यहाँ से जो है ऑब्जेक्ट इमेज इन लार्ज बनना स्टार्ट हुआ, इन लार्ज बनना स्टार्ट हुआ और रियल बना और इन्वर्टेड बना। अब कहाँ चला गया ऑब्जेक्ट, फोकस पे, और इमेज कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे। यहाँ पर हाईली इनलार्ज बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ चला आया, फोकस और पोल के बीच। तो इमेज कहाँ चला गया, बिहाइंड मिरर चला गया। मैंने इन 6 को आपको पढ़ा दिया है, बिहाइंड मिरर चला गया। और ये जो है ये हाईली नहीं मगर इनलार्ज बना। अब रियल नहीं, अब टाइम आया वर्चुअल का, अब टाइम आया वर्चुअल का। और इन्वर्टेड नहीं, अब बना इरेक्ट। तो 2 बातें आपको याद रखनी है कि कब ऑब्जेक्ट से इमेज इरेक्ट बनता है, तो जब वो बिटवीन फोकस पे और पोल के बीच हो तब। और कब सेम साइज की इमेज बनते हैं, जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तब। तो यहाँ से हमने कॉन्केव मिरर से बनने वाले इमेजेस पे काफ़ी अच्छे से डिटेल में एनालिसिस कर लिया, चीज़ों को समझ लिया। चलते हैं हमारे स्लाइड्स में। देखिए, भले ये वीडियोस काफ़ी बड़े हो जाए आपके लिए, मगर आप इतना समझ लीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो रहा है, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार पढ़ोगे तो ये आपका फुल कोर्स बिल्कुल अच्छे से आपका ये तैयार हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि कैसे कॉन्वेक्स मिरर से इमेजेस बनते हैं, उस पर चलते हैं। तो इस पे 2 ही इमेज बनते हैं। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी द इमेज इज फॉर्म एट फोकस बिहाइंड द मिरर। जब ऑब्जेक्ट होगा कहाँ पर, इन्फिनिटी पे, कहीं बहुत दूर होगा, तो ये पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन हमेशा जा करके टकरा के डाइवर्ज हो जाएगी और हमें ये लगेगा कि एक पॉइंट से उठ के आ रही है और उस पॉइंट पे बनेगा इमेज। और अब इमेज राइट साइड में बन रहा है तो ये कैसा होगा, तो ये वर्चुअल होगा। और सर इसका ऊपर, तो इसका सर भी कहाँ होगा, ऊपर ही होगा, भले ही छोटा होगा मगर ऊपर होगा, तो इरेक्ट होगा। और बहुत ही छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। तो इमेज कहाँ बना, इमेज बना फोकस पे। और नेचर डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंड इमेज फॉर्मेशन, सेकेंड देखते क्या है इसमें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। जब ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, पोल एंड इन्फिनिटी के बीच होगा। द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज मिरर के पीछे बनेगा। एंड द डिमिनिश, वर्चुअल एंड द इरेक्ट बनेगा। मतलब कि ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी हो तो फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल, याद रखिए फर्स्ट रे हमेशा पैरेलल, वो रे डाइवर्ज हो जाएगी और हमें लगेगा कि इस पॉइंट से वो निकल के आ रही है। दूसरा रे को मैं ऐसे मारूंगा कि लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाके स्ट्राइक करे। तो दोनों जहाँ पे क्रॉस करेंगी वहाँ बनेगा हमारा क्या, वहाँ बनेगा इमेज। और इमेज कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच बनेगा। तो देखिए इमेज कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पोल एंड फोकस।
और ये छोटा बना तो डिमिनिश बोला गया, राइट साइड में बना तो वर्चुअल बोला गया। इसे हम स्क्रीन पे, वाइट स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे, और ये ऊपर की तरफ बना इसलिए इसको इरेक्ट बोला गया। तो इन दोनों को भी मैंने समझा दिया। अब यहीं पर अगर मैं कॉलम बना के आपको समझाना चाहूँ तो सिंपली अगर समझाना चाहूँ तो क्या है, एक है ऑब्जेक्ट, एक क्या है, मैं इसको ठीक से बना दूँ, ये है ऑब्जेक्ट, ये है क्या ऑब्जेक्ट, और एक है इमेज, ये है ऑब्जेक्ट, ये है इमेज, और ये है नेचर ऑफ इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, तो ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, तो इमेज बना फोकस पे, और कैसा बना, तो ये भी वर्चुअल बना। पहले मैं बोलूँगा हाईली डिमिनिश बना, वर्चुअल बना, और इरेक्ट बना। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एनीवेयर बिटवीन, कहीं भी, फोकस पोल और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी है। तो इमेज कहाँ बनेगा, इमेज बनेगा पोल एंड फोकस के बीच, बिहाइंड, उस मिरर के उस पार, बिहाइंड। और ये कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिश बनेगा, वर्चुअल बनेगा, हाईली नहीं बोल सकता हूँ, बस डिमिनिश बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और इरेक्ट बनेगा। तो मैंने सभी इमेज फॉर्मेशंस को आपके लिए डिटेल में एनालाइज कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये चीज़ें आसान भी होती है कि आपको यूजेस बस याद रखनी है कि क्या क्या यूजेस है किसके, कॉनकेव मिरर की। तो देखिए, कॉनकेव मिरर इज़ यूज इन टर्च, टर्च में कॉनकेव मिरर को यूज़ किया जाता है। सर्च लाइट में हेडलाइट ऑफ व्हीकल गेट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट के हेडलाइट के व्हीकल में भी इसको यूज़ किया जाता है। दे आर यूज एज अ सेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ फेस, चेहरे का बड़ा इमेज देखने के लिए सेविंग मिरर के हिसाब से भी यूज़ करते हैं। दे आर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ, है ना। द कॉनकेव मिरर इज यूज टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस सोलर फर्नेस, सोलर हीटर वगैरह यूज़ बनाने के लिए भी हम इसको, सभी लाइट को, सन के सभी लाइट को एक जगह पर कन्वर्ट करने के लिए भी काम में लेते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का क्या क्या इस्तेमाल है, तो कॉन्वेक्स मिरर आर यूज एज ए रियर व्यू मिरर, जो हम गाड़ियों में लगाते हैं पीछे की मिरर को, इमेज को देखने के लिए, क्योंकि अगर हम उसमें कॉन्केव लगा लेंगे तो जो भी ट्रक चल के आ रहा है उसका सर ऊपर होगा, आपको सर नीचे दिखेगा, तो डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए इसमें हम कॉन्वेक्स मिरर ही लगाते हैं। ठीक है, इरेक्ट इमेज को देखने के लिए और डिमिनिश इमेज को देखने के लिए, ताकि कवरेज ज़्यादा हो सके। दे ऑल्सो हैव द वाइडर व्यू दे ऑल्सो हैव द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देन द प्लेन मिरर, और प्लेन मिरर से ज़्यादा फील्ड ऑफ व्यू को हम इसमें कवर कर पाते हैं। अगर मैं साइन कन्वेंशन की बातें करूं, देखिए ये जो साइन कन्वेंशन है ये काम का है नहीं आपके लिए, मैं आपको बस एक सिंपल साइन कन्वेंशन समझाता हूँ आपके लिए, मतलब ये भी काम का है, आप इसको चाहो तो पढ़ सकते हो, मगर मैं इस पूरे को एक बार में कंक्लूड कर दूंगा, आप उसको समझिए। देखिए क्या बोला गया है, ये मान लीजिए मिरर है, तो मिरर का जो भी लेफ्ट पोर्शन में होगा, जो भी लेफ्ट साइड में होगा, जो भी लेफ्ट साइड में, ध्यान समझिए, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, देखिए डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, लेफ्ट वाला जो होगा उसको नेगेटिव बोलेंगे, और जो भी राइट साइड में होगा उसको पॉजिटिव बोलेंगे। जो भी मिरर के ऊपर होंगे, जो भी अपवार्ड होंगे उसको पॉजिटिव बोलेंगे, जो भी मिरर के नीचे होंगे उसको नेगेटिव बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होंगे उनको नेगेटिव बोलेंगे। तो मैं अगर आपको यहाँ से समझाऊँ साइन कन्वेंशन, तो आप देखिए ये क्या है, एक मिरर है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि ये कॉनकेव मिरर, इसके फ्रंट में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो आपसे अगर बोलूँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर कॉनकेव मिरर, तो आप बोलेंगे सर ये लेफ्ट में है तो ये नेगेटिव होगा। अब इसका इमेज कहाँ बनता है, तो आप इसका इमेज बनता है इस टाइप कहीं यहाँ पर। तो अगर मैं आपको बोलूँ ये ऑब्जेक्ट था और ये इमेज था, अगर मैं आपको बोलूँ कि बताइए इमेज क्या होगा कॉनकेव मिरर का, तो आप बोलेंगे सर ये भी नेगेटिव में है, लेफ्ट में तो नेगेटिव होगा। और फोकस कहाँ है, फोकस ये पॉइंट है, तो फोकस भी कहाँ बनेगा, तो फोकस भी हमारा बनेगा नेगेटिव। तो कॉनकेव मिरर के लिए आइदर इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस, ऑल विल बी नेगेटिव। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बातें करूँ, अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस को बनाऊँ और मैं यहाँ पर एक इमेज को रखूँ, तो इमेज तो लेफ्ट में है तो ये तो नेगेटिव हो गया, मगर सॉरी ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो ये तो नेगेटिव हो गया, मगर इमेज जो है वो हमेशा कहाँ होता है, राइट में। तो इमेज राइट में होने की वजह से वो कैसा हो गया, वो पॉजिटिव हो गया। और इसका फोकस भी जो था वो कहाँ था, राइट में था, तो फोकस भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये किसके लिए हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए हो गया। तो मैंने आपको दोनों के लिए बता दिया कि कॉनकेव मिरर के लिए आइदर इट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकस ऑल विल बी नेगेटिव, बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव बट इमेज डिस्टेंस एंड फोकस दिस टू आर पॉजिटिव। तो ये आपको याद रखनी है। तो मैं देखिए ये आपको मैंने इस पूरे को बस एक शॉर्टकट से आपको समझा दिया है, आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए अब यहाँ पर एक और फॉर्मूला आता है जो कि है मिरर फार्मूला। इसको हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं, मिरर फार्मूला क्या है। चलिए मैं आपको यहाँ पर मिरर फार्मूला को यहीं पे समझाता हूँ। इन चीज़ों को मैं थोड़ा जूम करके बना लूँ यहाँ पर स्पेस, ताकि आपको मैं मिरर फार्मूला समझा पाऊँ। देखिए सबसे पहले मैं एक ये मिरर बनाता हूँ। यहाँ पर ये कौन सा मिरर है, आपको मिरर एक बार में देख के समझ में आना चाहिए कि ये
कौन सा मिरर है? तो ये कॉनकेव मिरर है और ये है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट, तो पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको कहेंगे u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको कहेंगे u, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब यहाँ पर मान लेता हूँ इमेज बना, यहाँ मान लेता हूँ इमेज बना। तो ये पोल से लेकर के इमेज का जो डिस्टेंस होगा इसको कहेंगे v, दैट इज इमेज डिस्टेंस। इसको कहेंगे v, दैट इज इमेज डिस्टेंस। और आप सभी को पता है कि क्या होता है फोकस। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इमेज डिस्टेंस v, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और फोकल लेंथ f में क्या रिश्ता है, तो आप कहेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये एक रिश्ता है, ये डेरिवेशन से आता है, आपको डेरिवेशन नहीं चाहिए, बस आपको ये रिश्ता याद रखना है। इसे कहते हैं इमेज फार्मूला, 1/v मिरर फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। चलिए मैं इसको आपको यहाँ से दिखा दूँ। देखिए ये रहा मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है? सॉरी प्लस होगा यहाँ पर, मैं ही गलत बोल दिया। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। The mirror formula for the spherical mirror is a relationship between the object distance u, image distance v and the focal length f. The mirror formula expresses 1/v plus 1/u is equal to 1/f. अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बातें करूँ कि मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो बड़ा है, इमेज छोटा है, तो इसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से भी हम लोग निकाल सकते हैं, या फिर मैग्नीफिकेशन को हम लोग निकाल सकते हैं माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। तो ये है आपका मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से निकालिए, या फिर इसको आप एक्सप्रेस कीजिए हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसी के साथ हमने रिफ्लेक्शन को ख़त्म किया। अब हमारे आने वाले लेक्चरों में रिफ्रैक्शन को करेंगे और कुछ और भी ऑप्टिकल फेनोमेनन है उससे भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं मोटा मोटा देखा जाए तो जो लाइट चैप्टर है उसे मैं 3 लेक्चर्स में ख़त्म करूंगा। 1-1 घंटे का लेक्चर होगा और इसे मैं पूरे अच्छे से ख़त्म कर दूंगा। अगर आपने 3 घंटे लाइट को दे दिया और उसके 1 या 2 घंटे के कुछ क्वेश्चंस कर लिए तो आपका लाइट इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि लाइट चैप्टर से कोई भी क्वेश्चंस आए आपसे मिस नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में फैला दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्शन के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.